डॉक्टर्स कुणाल को देख बोलते हैं, हमने हमसे जितना हो सका उतना किया। उनके लेफ्ट हैंड के साथ साथ हर्ट के पास भी बहुत सारे कांच लगे हैं जिन्हें निकल पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन डॉक्टर नैना को आप ये ला सके तो हम पेशेंट को बचा सकते हैं। मैंने सुना है वो किसी कॉन्फ्रेंस के लिए कल ही लंदन से हमारे शहर में आई है। डॉक्टर का इतना ही कहना था कि कुणाल बोलता है, आप सब रेडी रहिए, मैं 15 मिनट में डॉक्टर नैना को यहाँ लाता हूँ। इतना बोल वो अमित को कॉल करता है। अमित को कॉल पर सारी बात बताकर कॉल कट कर देता है और फिर डॉक्टर से पास जाकर डॉक्टर से जय के बारे में पूछता है तो डॉक्टर बताते हैं उनको उतनी चोटें नहीं आई है, लेकिन सिर पर एक गहरी चोट है और ब्लड लॉस ज्यादा होने की वजह से उनकी कंडीशन भी सीरियस है। वो जब तक होश में नहीं आ जाते तब तक हम कुछ ठीक से नहीं बता सकते। डॉक्टर के इतना कहने से सब शांत हो जाते हैं और डॉक्टर भी ओटी के अंदर फिर चले जाए हैं। ठीक 15 मिनट बाद अमित किसी के हॉस्पिटल में आता है और कुणाल के पास आकर कुणाल से उसे मिलवाता है। वो डॉक्टर नैना थी। अमित ने आते वक्त ही उन्हें सारी सिचुएशन बता दी थी, जिस वहां से डॉक्टर नैना कुणाल की तरफ देख बोलती है, मिस्टर रघुवंशी आप चिंता मत करिए, मैं आपकी वाइफ को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर डॉक्टर का कहना है कि मैं उन्हें बचा सकती हूँ तो मैं जरूर उन्हें बचाऊंगी। इतना बोल वो निशा के ओटी में चली जाती है। उनके जाने के बाद थोड़ी देर में वहां अभिनव, निशा के मॉम डैड और आरव, कायू, कविता जी आए हुए थे। करण सबको वहां की सिचुएशन के बारे में बताता है। सब ये सुन घबरा जाते हैं। सुनीता जी और कविता जी तो रोने लगती है। कायू उन दोनों को संभालते हुए बोलती है, आंटी आप रोइए मत, अपनी निशु बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसे कुछ नहीं होगा, देखना आप, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अभिनव धीरे से कुणाल के पास आता है। कुणाल को तो किसी चीज का शायद होश ही नहीं था, वो तो सिर्फ ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को देख रहा था। अभिनव आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है लेकिन कुणाल कुछ रिएक्ट नहीं करता। अभिनव उसे धीरे से बोलता है, संभाल खुद को, उसे कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। कुणाल अभिनव से कुछ नहीं बोलता, वही उसी हालत में वहां खड़ा रहता है। करीब 4 घंटे तक निशा का ऑपरेशन चलता है। सब डॉक्टर का बाहर आने का वेट कर रहे थे। कुणाल को जिस जगह था उसी जगह खड़ा था। 4 घंटे बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं तो कुणाल सबसे पहले उनके पास जाता है। इसके लिए ये 4 घंटे बहुत लंबे थे। वो जल्दी से डॉक्टर के पास जाकर उन्हें निशा के बारे में पूछता है, डॉक्टर कैसे है मेरी बीवी, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा ना? कुणाल के ऐसे पूछने से डॉक्टर अपन चेहरे पर का मास्क निकलते हुए कुणाल को देखती है और फिर धीरे से बोलती है, मिस्टर रघुवंशी ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन उनकी एक्चुअल कंडीशन कैसी है ये हमें उनके होश आने के बाद ही पता चलेगा। और उनका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो की वजह से उनको कब तक होश आएगा ये नहीं बता सकते, लेकिन अगर उनको 48 घंटे में होश नहीं आया तो वो कोमा में जा सकती है। डॉक्टर इतना बोल सबकी तरफ देखने लगती। सब निशा का ऑपरेशन सक्सेसफुल होने की वजह से थोड़े रिलैक्स हुए थे, लेकिन डॉक्टर की आगे की बात सुन सब फिर परेशान हो जाते हैं। कुणाल डॉक्टर की तरफ देख बोलता है, क्या मैं उसे एक बार मिल सकता हूँ? उसके ऐसे पूछने से डॉक्टर थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर बोलती है, ठीक है, लेकिन सिर्फ आप अकेले ही मिल सकते हैं, हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं तो आप उन्हें वहां थोड़ी देर के लिए मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। इतना बोल डॉक्टर वहां से चली जाती है। निशा को थोड़ी देर में आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। कुणाल निशा के वार्ड में चला जाता है। जब वो निशा को बेड पे इतने सारे मशीनों के बीच देखता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे लगता है ऐसे उसके दिल पर खंजर से कोई वार कर रहा है। निशा का पूरा चेहरा खून की कमी की वजह से सफेद पड़ चुका था। कुणाल निशा के बेड के पास चला जाता है और वहां बेड के पास चेयर पे बैठ जाता है। फिर निशा हाथ अपने हाथ में लेता है और उसके दूसरे हाथ को देखने लगता जो पूरा पट्टियों में लिपटा हुआ था। इस हाथ में कांच के टुकड़े लगने की वजह से पूरा हाथ बुरी तरह से घायल हो चुका था। कुणाल से तो ये सब देखा भी नहीं जा रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे वो निशा का दर्द महसूस कर रहा हो। पहली बार उसकी आंखें नाम हुई थी। वो ऐसे निशा के चेहरे को देखते हुए धीरे बोलता है,
बीवी, तुम्हें होश में आना होगा, तुम ऐसे ही बेहोश नहीं रह सकती, तुम्हें मेरे लिए होश में आना होगा। हमने अभी तो हमारी लाइफ स्टार्ट की है, तुम ऐसे ही कैसे मेरा साथ छोड़ने के बारे सोच सकती हो। इतना बोल उसकी आंखों से एक आंसू बाहर निकलता है और निशा के हाथ पे गिरता है। कुणाल ऐसे ही निशा को थोड़ी देर निहारता रहता है और फिर उठकर उसके माथे पे किस करता है। निशा के माथे पे भी बैंडेज लगी थी। वो निशा के सिर पर हाथ फेरते हुए उसके माथे से अपना माथा टिकाकर बोलता है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ बीवी, जल्दी होश में आ जाओ। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। इतना बोल वो एक बार फिर निशा के माथे पे किस कर देता है और वहां से उठकर बाहर चला जाता है। शाम होने आई थी, अभी तक निशा को होश नहीं आया था, सब वही थे, कोई घर जाने के लिए तैयार नहीं था। कुणाल करण से कह सबको घर लेकर जाने के लिए कहता है। अभिनव कुणाल के पास रुकना चाहता था लेकिन कुणाल मना करता है, लेकिन अभिनव नहीं मानता तो आरव उसे समझकर कल आने का बोल लेकर चला जाता है। सब बहुत दुखी मन से वहां से चले जाते हैं। कीर्ति घर पर ही हर्षवर्धन जी की तबीयत ठीक न होने की वजह से उनके पास रुकी थी। अब हॉस्पिटल में कुणाल और अमित ही थे। निशा के लिए एक सेपरेट आईसीयू रूम था। निशा की सेफ्टी की वजह से उस एरिया में सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा थी। कुणाल उसी वार्ड में सोफे पे बैठ अमित से पूछता है, कुछ पता चला किसने किया है ये सब? कुणाल की आवाज से ही उसका गुस्सा साफ पता चल रहा था, उसका ऑरा ही इतना डार्क था कि कोई भी अगर उसे इस वक्त देखता तो उसकी पैंट गीली हो जाती। कुणाल के ऐसे पूछने से अमित बोलना शुरू करता है, मैंने मैम के एयरपोर्ट से निकलने के वक्त की सीसीटीवी फुटेज चेक की है, उनके कार का कोई और 4 कार्स पीछा कर रही थी। शायद जय को इसका अंदाजा थोड़ी देर बाद लग गया, जिस वजह से उसने उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपना रूट चेंज किया, लेकिन वो कार्स उनका पीछा करती रही जब तक वो लोग शहर से बाहर नहीं गए। उसके बाद का हम पता नहीं लगवा पाए सीसीटीवी ना होने की वजह से, लेकिन जो कार्स उनका पीछा कर रही थी मैंने उनके बारे में पता करवाया है, वो कार्स आपके अपोनेंट की थी। शायद वो आपको इन्फॉर्मेशन लीक हुए मामले से दूर रखना चाहते हैं ये प्रोजेक्ट होने तक। अमित की इन्फॉर्मेशन सुन कुणाल का गुस्सा और बढ़ जाता है, गुस्से से उसकी मुठिया कस जाती है और वो गुस्से से बोलता है, ये जिसने भी किया है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, और ये जितना सिंपल देख रहा है उतना सिंपल नहीं है। अगर उसे मुझे इस प्रोजेक्ट से दूर रखना था तो वो मुझे टारगेट करता, वैसे भी किसी को भी निशा मेरी वाइफ है इस बारे में पता है। और इन्वेस्टिगेट करो और ऑफिस से इन्फॉर्मेशन किसने लीक की ये भी जल्द पता लगवाओ। अमितों के बॉस बोल वहां से अपना काम करने चला जाता है। कुणाल फिर एक बार निशा को देखने लगते हैं। फिर अपना फोन निकल अमित को कॉल करता है और सीसीटीवी फुटेज उसके लैपटॉप पे भेजने के लिए बोलता है। अमित जल्दी से सीसीटीवी फुटेज कुणाल को भेज देता है। कुणाल सारी वीडियो ध्यान से देखने लगता है, वो उस वीडियो को 2-3 बार लगातार देखता है और फिर उस वीडियो को किसी को भेज एक कॉल करता है जो एक ही रिंग में रिसीव होता है। तो कुणाल बोलता है, मैंने तुम्हें एक वीडियो भेजा, उसे ध्यान से देखो और फिर मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इतना बोल दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स सुने बिना कॉल काट देता है। वही दूसरी तरफ मित्तल विला में सब परेशान बैठे थे। राजेश जी अभिनव और आरव की तरफ देख बोलते हैं, तुम दोनों इस मैटर को अच्छे से चेक करो, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये काम कुणाल के किसी एनिमी का नहीं बल्कि ये अटैक निशा के लिए ही था। मुझे डर है जिस वजह से मैंने निशु को हम सब से इतने साल दूर रखा है, अगर उनको पता चला तो निशु के लिए अच्छा नहीं होगा। राजेश जी की बात सुन अभिनव बोलता है, डैड हमें इस बारे में कुणाल को बताना चाहिए, अगर कुणाल को पता चला तो वो और अलर्ट रहेगा और वही इस वक्त निशु को इस मुसीबत से निकलने में हमारी मदद कर सकता है। अभिनव की बात सुन राजेश जी कुछ सोच में पड़ जाते हैं, उनकी ऐसे देख अभिनव आगे बोलता है, मैं जानता हूँ डैड आपको लगता है कि कुणाल और निशा का रिश्ता इतना मजबूत नहीं है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए कुणाल निशा को ये सब जानने के बाद प्रोटेक्ट जरूर करेगा, आप तो उसे बचपन से जानते हैं। अभिनव की बात सुन आरव जो अब तक सब सुन रहा था वो भी बोलता है, अभी ठीक बोल रहा है, मुझे भी लगता है हमें कुणाल सब बता देना चाहिए। और शायद उसे इस बारे में थोड़ा बहुत मालूम भी है।
आरव की बात सुन अभिनव और राजेश जी को कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि वो कुणाल की काबिलियत बहुत अच्छे से जानते थे। सुनीता जी वहां आए हुए बोलती है, छोटे भाई साहब का कॉल आया था, निशु के बारे में पूछ रहे थे, जब उन्हें ये सब पता चला तो वो कल यहाँ आने के लिए निकल रहे हैं। उनकी बात पर अभिनव बोलता है, छोटी मॉम और छोटे पापा निशु को इस हालत में नहीं देख पाएंगे। उनके जीने का सहारा बन गई है निशु, पता नहीं वो निशु को ऐसे देखेंगे तो खुद को कैसे संभाल पाएंगे। राजेश जी आगे बोलते हैं, हाँ हमसे ज्यादा उन्होंने ही तो उसे नाजों से पाला है। इतना बोल वो अभिनव की तरफ देख थोड़ा सीरियस होकर बोलते हैं, तुम कल ही कुणाल को सारी बात बता दो, उसे अब ये सब पता चलना ही चाहिए। वैसे मुझे पता है उसे थोड़ा बहुत पहले से ही मालूम होगा, लेकिन तुम उसे सब कुछ बता देना ताकि वो हमारी निशु को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके। अभिनव उनकी बात पर हाँ में सिर हिला देता है। हॉस्पिटल में कुणाल निशा के बेड के पास चेयर पर ही उसका हाथ हमें बैठा था, वो एकटक निशा को ही देख रहा था। वो कभी निशा के माथे को चूमता तो कभी निशा के माथे पर अपना हाथ प्यार से रखता है। उसे अब पता चल रहा था कि उसका निशा के तरफ सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं है, उसका तो निशा के साथ दिल का रिश्ता जुड़ने लगा था। वो निशा के लिए जो फील कर रहा था वैसा उसने किसी के लिए फील नहीं किया था, रिया के लिए भी नहीं। उसने जब निशा के एक्सीडेंट होने की खबर सुनी थी तो उसे ऐसे लगा जैसे एक पल के लिए उसकी धड़कन थम गई हो। वो इतने कम वक्त में निशा बहुत गहरा रिश्ता बना चुका था। उसे पहली बार किसी को खोने से डर लग रहा था। जब रिया शादी से भाग गई थी तब कुणाल हट होने से ज्यादा उसे रिया पर गुस्सा आया था। लेकिन निशा के बारे सब कुछ अलग था, उसे निशा से दूर जाने के ख्याल से ही घबराहट होने लगी थी। कुणाल निशा का हाथ पकड़े न जाने कितनी देर तक वही बैठा रहता है। अगले दिन सुबह कुणाल की निशा के पास बैठे बैठे ही आंख लग गई थी। जब उसकी नींद खुलती है तो देखता है निशा अब भी वैसे ही है। वो वहां से उठकर बाथरूम में फ्रेश होकर आता है। अमित ने कल आरती को ही कुणाल का जरूर सामान एक मेड के साथ हॉस्पिटल भिजवा दिया था। कुणाल जब फ्रेश होकर बाहर आता है तो डॉक्टर नैना निशा को चेक कर रही थी। कुणाल निशा के बेड के पास आकर खड़ा हो जाता है। डॉक्टर निशा को चेक करने के बाद कुणाल की तरफ मुड़ बोलती है, पेशेंट में अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही, ऐसा लग रहा है इनकी बॉडी मेडिसिन एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आप इनसे बात करने की कोशिश करें, शायद इनमें कोई प्रोग्रेस दिखे। डॉक्टर बात सुन कुणाल टेंशन में आता है, लेकिन फिर डॉक्टर को ठीक है बोलता है। डॉक्टर निशा के कुछ मेडिसिन चेंज कर वार्ड से बाहर चली जाती है। कुणाल निशा के बाजू में आकर बैठ जाता है और निशा को निहारने लगता है। थोड़ी देर ऐसे बैठे रहने के बाद वो उठकर वार्ड का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है और निशा के बेड पर उसके बाजू में लेट जाता है और हल्के से निशा को अपनी बाहों में लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो निशा से क्या बात करे, इसलिए शायद वो बातों से ज्यादा उसे अपनी बाहों में लिए अपने जज्बात बयां कर रहा था। कुणाल निशा को अपनी बाहों में लिए था कि निशा के वार्ड के दरवाजे पे नॉक होता है। कुणाल को पहले तो बहुत गुस्सा आता है, किसी ने उसे इस तरह डिस्टर्ब किया इस वजह से, लेकिन फिर वो उठकर खुद के कपड़े अच्छे करता है और फिर निशा के कवर कर दरवाजा खोल देता है तो दरवाजे पे अमित के साथ आरव और अभिनव भी थे। कुणाल उन तीनों को देख दरवाजे से बाजू हटाता है तो तीनों अंदर आते हैं। अमित कुणाल के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था, लेकिन कुणाल का कुछ भी खाने का मन नहीं था। अभिनव और आरव निशा के बेड के पास जाकर उसे देखने लगते हैं। अभिनव निशा को देखते हुए ही बोलता है, डॉक्टर ने कुछ कहा, कुछ प्रोग्रेस हुई? तो कुणाल सिर्फ ना में सिर हिलाता है। निशा को थोड़ी देर ऐसे ही देखने के बाद अभिनव कुणाल से सीरियस होकर बोलता है, हमें तुम्हें निशु के बारे में कुछ बताना है। अभिनव के ऐसे बोलने से कुणाल उन दोनों को देखता है और फिर बोलता है, बाहर चलकर बात करते हैं, ये निशा को आराम की जरूरत है। तीनों बाहर हॉस्पिटल के एक साइड आ जाते हैं। वहां खड़े रहने के बाद कुणाल बोलता है बोलो क्या बोलना है। कुणाल के ऐसे बोलने से अभिनव कुणाल की तरफ देख बोलना शुरू करता है, एक बात है निशा के बारे, जिस वजह से हमने उसे बचपन से हम सब से दूर रखा और मुझे लगता है कि इस एक्सीडेंट की वजह वही है। अभिनव के ऐसे बोलने से कुणाल बोलता है,
मैं जानता हूँ तुम किस बारे में बात कर रहे हो और मुझे भी उसी बात का डाउट है। अभिनव को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई कि कुणाल को निशा के बारे सब कुछ पता है, क्योंकि कुणाल ऐसा ही था, अपने आसपास के लोगों के बारे में उसे सब पता रहता था। अभिनव कुणाल की बात फिर आगे बोलता है, तो फिर तुम्हें निशा की सिक्योरिटी और टाइट करनी होगी। अगर उसे पता चल चुका है कि निशा इंडिया वापस आ गई है तो वो फिर से उस पर हमला करने की कोशिश जरूर करेगा। कुणाल इस पर सिर्फ इतना बोलता है, मैंने पहले ही निशा की सिक्योरिटी टाइट करवा दी है, तुम उसकी चिंता मत करो। कोई भी कपूर विला में ऐसे ही नहीं जा सकता, मुझे तो बस निशा के होश में आने की चिंता है। डॉक्टर ने उसे बात करते रहने के लिए कहा है। कुणाल के ऐसे बोलने से अभिनव और आरव दोनों एक साथ बोलते हैं, मैं बात करने की ट्राई करता हूँ। उन दोनों के ऐसे बोलने से कुणाल सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है। उसे इस वक्त सिर्फ निशा होश में आना जरूरी लग रहा, फिर चाहे ये कैसे भी हो जाए। अभिनव और आरव निशा से बातें करते हैं, लेकिन इसका भी निशा पर कुछ असर नहीं हो रहा था। कुणाल ने किसी को भी हॉस्पिटल आने से मना कर दिया था। सब निशा से मिलना चाहते थे, लेकिन कुणाल की वजह से कोई हॉस्पिटल नहीं आया था। कुणाल ने आरव और अभिनव को भी वापस भेज दिया था। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन निशा की हालत में कोई सुधार नहीं था। अब कुणाल को भी थोड़ा डर लगने लगा था। रात को फिर एक बार डॉक्टर आकर निशा का चेकअप करती है। कुणाल ने डॉक्टर नैना को निशा ठीक होने तक यही रुकने के लिए कहा था। डॉक्टर नैना कुणाल से कहती है, अगर मिसेस रघुवंशी को कल सुबह तक होश नहीं आया तो ये कोमा में जा सकती है। अब आपकी दुआ ही इन्हें होश में ला सकती है। इतना बोल डॉक्टर चली जाती है। उनके चले जाने के बाद कुणाल फिर से दरवाजा बंद करता है और निशा के बाजू में लेट जाता है और निशा को धीरे अपनी बाहों में ले लेता है। ऐसे ही उसे अपनी बाहों में लिए निशा के माथे पे किस कर कुणाल निशा से बातें करने लगता है, मैं जानता हूँ निशा तुम मुझे सुन सकती हो। मैं चाहता हूँ कि कल जब मैं अपनी आंखें खोलूँ तो तुम होश आ चुकी होगी। तुम ऐसे सब से मुंह नहीं मोड़ सकती, तुम्हें होश में आना ही होगा। तुमने कहा था कि हम अपनी शादी एक मौका देंगे, तो फिर तुम ऐसे बीच मुंह कैसे मोड़ सकती हो। कुणाल के ऐसे बोलते हुए आंखें नम हो जाती है। वो फिर एक बार निशा के माथे पे किस करता है और फिर अपनी आंखें बंद कर निशा को अपनी बाहों में समा लेता है। ऐसे ही कुणाल निशा अपनी बाहों में लिए पूरी रात जगा रहता, उसके आंखों में नींद ही नहीं थी। सुबह 4 बजे के आसपास कुणाल थक जाने की वजह से आंख लग जाती है। सुबह के 7 बजे निशा के हाथों में थोड़ी हलचल होने लगती है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो उसे सब वाइट ही दिखाता है। उसे तो समझ नहीं आता वो कहाँ है। वो धीरे से उठने की कोशिश करती है तो अपनी कमर पर कुछ भारी महसूस करती है। कुणाल निशा उठने की कोशिश में हिलने की वजह से झट से आंखें खोलता है और नीचे देखता है तो निशा को आंखें खोल देख खुश हो जाता है। वो निशा से थोड़ा दूर होकर निशा के माथे पे किसकर उसे बोलता है, तुम्हें होश आ गया। तुम्हें कहीं पेन हो रहा है, रुको मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। कुणाल निशा को होश में देख इतना खुश हो जाता है कि वो उसे कुछ बोलने का मौका तक नहीं दे रहा था। निशा कुणाल का हाथ पकड़ धीरे से पुकारती है, कुणाल। पूरी 2 रातें एक दिन सोने की वजह से उसकी आवाज थोड़ी अलग आ रही थी। कुणाल जो डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रहा था वो निशा की तरफ देख बोलता है, हाँ बोलो बीवी, कुछ चाहिए। निशा का गला सूख रहा था, जिस वजह से वो सिर्फ पानी इटाना ही बोल पाती है। कुणाल झट से बाजू के टेबल से एक गिलास में पानी लेकर उसे थोड़ा उठाकर पानी पिलाता है। पानी पीने के बाद निशा बोलती है, हम कहाँ है। उसके ऐसे पूछने पर कुणाल पहले तो थोड़ा शांत रहता है, फिर निशा के पास बेड पर बैठते हुए बोलता है, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था इसीलिए तुम हॉस्पिटल में हो। कुणाल के ऐसे बोलने से निशा याद करने की कोशिश करती है तो उसे याद आता है कैसे कुछ गाड़ियां उनका पीछा कर रही थी, जिससे भागते हुए उनकी कार की टक्कर ट्रक से हुई थी। तभी निशा को याद आता है जय भी उसके साथ, जिस वजह से वो कुणाल से बोलती है, जय कैसा है, उसको ज्यादा चोट नहीं आई है ना। निशा के पूछने पर कुणाल बोलता है, वो ठीक है, उसे तुमसे ज्यादा चोट नहीं आई है, वो यही तुम्हारे बाजू के वार्ड में है। तुम रुको, मैं डॉक्टर तुम्हारा चेकअप करने के लिए बुलाता हूँ। इतना बोल कुणाल निशा के माथे पे किस कर बाहर चला जाता है।
बाहर जाकर वो नर्स को डॉक्टर से कांटेक्ट कर हॉस्पिटल बुलाने को बोलता है और फिर वापस निशा के पास आता है। अंदर आकर निशा के पास बैठ उसके सिर हाथ फिराते हुए उस प्यार से पूछता है, तुम्हें कहीं पेन हो रहे है? कुणाल के ऐसे पूछने से निशा बोलती है, ज्यादा नहीं, बस इस हाथ में और होठ के पास थोड़ा दर्द हो रहा है पर ज्यादा नहीं है। निशा के ऐसे बोलने से कुणाल बोलता है, तुम थोड़ी देर रुको, डॉक्टर आती ही होंगी। कुणाल के ऐसे बोलने से निशा उसे एक छोटी स्माइल देती है। फिर कुणाल आगे बोलता है, तुम आराम करो, मैं अमित को कॉल कर बोलता हूँ कि वो घर पर सबको इन्फॉर्म कर दे कि तुम्हें होश आ गया है। निशा हमें सिर हिलाकर अपनी आंखें बंद करती है। कुणाल भी निशा के पास से उठकर सोफे से अपना फोन लेता है, अमित को कॉल करता है। अमित 2 रिंग में ही कॉल उठता है तो कुणाल उसे बोलता है, घर पर सबको इन्फॉर्म कर दो कि निशा को होश आ गया है, लेकिन वो सबको 10 बजे के बाद आने के लिए बोल देना, निशा को आराम करने की जरूरत है। निशा को होश आ का सुन अमित भी खुश हो जाता है और ठीक है बॉस बोलकर कॉल कट करता है। दोनों विला में कॉल कर ये न्यूज दे देता है। निशा को होश आया सुन सब बहुत खुश हो जाते हैं और अभी सबको उसे मिलने जाने का मन करता है, पर अमित ने उन्हें कुणाल 10 बजे के बाद आने के लिए बोला है। सुन सब वहीं बैठ जाते हैं। सबको अब 10 बजे का इंतजार था। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर नैना निशा को होश आया सुन जल्दी से हॉस्पिटल आ जाती है। वो जब निशा के वार्ड में आई थी तब निशा को नींद लग चुकी थी। वो आकर निशा को चेक करते हुए कुणाल से बोलती है, मिसेज रघुवंशी को कब होश आया था? तो कुणाल बोलता है, 6 बजे। तो डॉक्टर नैना फिर से पूछती है, उन्हें हाथ के अलावा कहीं और दर्द हो रहा है, कहा क्या उन्होंने? तो कुणाल वैसे ही बिना किसी भाव के बोलता है, हाथ और सीने पर दर्द हो रहा है बोल रही थी। कुणाल का जवाब सुन डॉक्टर नैना बोलती है, मैं उनके लिए पेन किलर दे देती हूँ। ब्लड लॉस होने की वजह से इनकी बॉडी बहुत वीक है और उनके बॉडी मेडिसिन एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसीलिए मैं कोई हाई डोज नहीं दे रही, इसीलिए उनकी रिकवरी भी स्लो होगी। उनके अब कम से कम 2 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट की जरूरत है। डॉक्टर नैना की बात सुन कुणाल बोलता है, निशा की बॉडी पर कोई मार्क तो नहीं रहेगा ना इन सब से? तो डॉक्टर नैना बोलती है, शायद नहीं रहेगा क्योंकि उनकी बड़ी पहले कोई मार्क नहीं दिख रहा, तो शायद ये भी नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए एक ऑइंटमेंट लिख के देती हूँ। कुणाल अपना सिर हिला देता है और आगे पूछता है, क्या मैं इस हमारे विला शिफ्ट कर सकता हूँ? मैं इस यहाँ सेफ्टी रीजन की वजह से नहीं रख सकता, उसके लिए जो कुछ भी चाहिए मैं हमारे विला में अरेंज करवा सकता हूँ। कुणाल के ऐसे बोलने से डॉक्टर नैना पहले तो सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर बोलती है, ठीक है, लेकिन आपको 2 मंथ्स के लिए हर वीक उन्हें हॉस्पिटल लाना होगा चेकअप के लिए। कुणाल भी ओके बोल देता है। डॉक्टर नैना निशा के इंजर्ड हाथ को एक बार चेक कर फिर वहां से चली जाती है और कुणाल भी निशा के डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए अमित को कॉल कर बता देता है। कुणाल निशा के होश में आने के की वजह से बहुत रिलैक्स फील कर रहा था। निशा मेडिसिन की वजह से अब भी सो रही थी। कुणाल भी अब फ्रेश होकर अपने लैपटॉप पे ऑफिस का कुछ काम करने लगा था। थोड़ी देर में निशा उठ जाती है, उसे बाथरूम जाना था। वो उठने की कोशिश करने लगती है। निशा के बेड पे हलचल देख कुणाल ऊपर देखता है तो निशा उठने की कोशिश कर रही थी, ये देख वो निशा का जल्दी से चला जाता है और उसे उठने में हेल्प करता है। निशा कुणाल को देख अपनी वीक आवाज में बोलती है, वो मुझे बाथरूम जाना है। निशा के ऐसे बोलने से कुणाल निशा को अपनी बाहों में लेकर बाथरूम में चला जाता है, उसे बाथरूम में धीरे से उतार देता है और बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। कुणाल के इतना बोल से ही निशा शर्म से लाल हो जाती है और हकलाते हुए बोलती है, मैं खुद कर लूंगी। निशा के ऐसे बोलने से कुणाल निशा के चेहरे की तरफ देखता है और उसका चेहरा देख वो समझ जाता है कि निशा शर्मा रही है। उसे ऐसे देख कुणाल के दिल सुकून मिल रहा था। वो उसे और थोड़ा टीज करते हुए बोलता है, इसमें शर्माने की क्या बात है बीवी, मैंने तो पहले ही सब कुछ देख लिया है। कुणाल के ऐसे बोलने से निशा उसे आंखें बड़ी करके देखने लगती है, तुम बहुत बेशर्म हो। निशा के ऐसे बोलने से कुणाल धीरे से बोलता है,
अपनी बीवी के सामने कैसी शर्म। कुणाल के ऐसे बोलने से निशा तो स्पीचलेस रह जाती है। कुणाल अब उसे ज्यादा टीज ना करते हुए बोलता है, तुम एक हाथ से नहीं कर पाओगी, मैं हेल्प कर देता है। कुणाल की बात भी सही थी, इसीलिए निशा भी कुणाल को मना नहीं करती। कुणाल निशा को हेल्प कर देता है। निशा को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन कुणाल बिना कोई एक्सप्रेशन अपने चेहरे पे लाए निशा की हेल्प करता है, जिससे निशा भी थोड़ा रिलैक्स होती। कुणाल फिर निशा को गिर से उठाकर बेड पे लाकर लेटा देता है और उसे बोलता है, तुम थोड़ा आराम करो, मैं अमित से बोल तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट मंगावत हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ी देर रेस्ट कर हम अपने विला चले जाएंगे। कुणाल की जाने की बात सुन निशा खुश होते हुए बोलती है, क्या सच में हम जा रहे हैं? मुझे ये हॉस्पिटल में अच्छा नहीं लगता। निशा बात सुन और उसकी एक्साइटमेंट देख कुणाल बोलता है, हाँ हम जा रहे हैं क्षण, तुम वहां जाकर भी बेड रेस्ट करने वाली हो, तुम्हें कहीं भी हिलने की परमिशन नहीं है। कुणाल की स्ट्रिक्ट वार्निंग सुन निशा अपना मुंह बना लेती है। अमित निशा और कुणाल के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। कुणाल अमित से ब्रेकफास्ट लेकर अमित से बोलता है, वहाँ कुछ फाइल्स है, वो सारी एक बार देख लो, अगर सब सही है तो मैं साइन कर दूंगा। कुणाल के बोलने से अमित समझ जाता है कि उसे सारी फाइल्स की डिटेल्स चेक करनी है, इसीलिए वो वहीं बैठ अपना काम करने लगता है। कुणाल निशा के पास आकर उसे बेड पे अच्छे से बैठने में हेल्प करता है, फिर एक बाउल में निशा के लिए सूप निकलता है और स्पून से उसे पिलाने लगता है। निशा को वो सूप पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो कुणाल की वार्निंग भरी आंखें देख चुपचाप सूप पीने लगती है। निशा को पूरा बाउल सूप पिलाने के बाद कुणाल निशा का मुंह साफ करने लगता है कि तभी डोर ओपन होता है और दोनों फैमिली मेंबर्स अंदर आते हैं, उनके साथ कायो आरव और दो नए चेहरे भी थे। निशा के तो आंखों में आंसू आ जाते हैं इन दोनों को देख। इनमें जो लेडी थी जो कि 47 साल के आसपास होगी, वो आकर रोते हुए निशा को हग करती है और बोलती है, निशु कैसी है तू, तेरे साथ इतना सब हो गया और हमें खबर भी नहीं होती, अगर भाई साहब को कॉल नहीं करते। उनकी बात सुन निशा उनको खुद से थोड़ा दूर कर उनके आंसू साफ करते हुए बोलती है, मैं ठीक हूँ छोटी मॉम, आप ऐसे रोइए मत, आपको पता है ना मुझे आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। निशा के छोटे पापा उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, हमारी प्रिंसेस इतनी तकलीफ में है तो हमें भी तकलीफ होगी ही। उनकी बात सुन निशा क्यूट फेस बनाते हुए बोलती है, छोटे पापा आपको छोटी मम्मा को चुप कराना चाहिए और आप ही ऐसे बातें कर रहे हैं। उसकी ऐसे क्यू फेस बनाकर बातें करते बदेख सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सब एक एक कर उसे तबीयत के बारे में पूछते हैं। उन सबको ऐसे निशा को घेरे देख कुणाल को गुस्सा आ रहा था। वो निशा के पास जाकर सबसे बोलता है, अब आप लोगों को वापस जाना चाहिए। मैं निशा विला वापस लेके जा रहा हूँ, उसे ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करने की जरूरत है। उसकी बात सुन सब चुप हो जाते हैं। तो अभिनव बोलता है, जब तक निशु ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं भी तेरे विला में रहूंगा। अभिनव की बात सुन कुणाल उसे गुस्से से देखने लगता है। कुणाल कुछ बोल पाता उससे पहले ही अभिनव बोलता है, तुझे जितना गुस्सा करना है कर ले, लेकिन मैं वहां रहने आ रहा हूँ, बस इसके आगे कोई बात नहीं होगी। कुणाल गुस्से से अभिनव को घूरते हुए बोलता है, मैं मेरी बीवी का ख्याल रख सकता हूँ। कुणाल के इतने बोलने से भी अभिनव को कुछ फर्क नहीं पड़ता, तब कीर्ति बीच में बोलती है, वैसे भी मैं भी वहां रहने आने वाले हो, आप ऑफिस जाओगे तो भाभी के पास कोई तो होना चाहिए, भाभी आपको घर में तो नहीं रहने देंगे, तो करण भाई ने भाभी ठीक होने तक मुझे लीव दी है। कीर्ति बात सुन कुणाल को और गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो अब किसी से कुछ नहीं कहता। कुणाल अमित से कहता है, जाओ जाकर डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी करो और कार तैयार करो, हम विला जा रहे हैं। उसके इतना कहने से अमित अपना काम करने चला जाता है। कुणाल फिर सबकी तरफ देख बोलता है, आप सब भी अब जाए और निशा ठीक होने तक कोई भी उससे मिलने नहीं आएगा, उसको राष्ट्र की जरूरत है, जिस किसी को उसके बारे में जानना है वो इन दोनों से अभिनव और कीर्ति की तरफ देख बोलता है, पूछ सकते हैं। कुणाल के ऐसे बोलने से सब निशा से मिल अच्छे से रेस्ट करने का बोल चले जाते हैं। कुणाल भी निशा को लेकर विला के लिए निकल जाता है।
जब वो कुणाल के विला में पहुंचते हैं, सारी मैग्स निशा की हालत देख परेशान होती है। कुणाल ने पहले ही सब प्रिपरेशन करने के लिए कह दिया था। कुणाल निशा को अपनी बाहों में लिए सीधे अपने बेडरूम में जाता है। बेडरूम में जाने के बाद कुणाल निशा को बेड पे आराम से लिटा है और उसे आराम करने को बोल वहां से जाने लगता है, लेकिन निशा उसका हाथ पकड़ बोलती है, किसी मेड को अंदर भेजो ना, मुझे स्पंज बाथ लेना है, बहुत अजीब लग रहा है ऐसे। निशा के ऐसे बोलने से कुणाल बोलता है, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें स्पंज बाथ देता है। कुणाल का इतना ही बोलना था कि निशा झट से बोलती है, इसकी जरूरत नहीं, तुम किसी मेड को भेज दो, वो हेल्प कर देगी। निशा के ऐसे झट से मना करने से कुणाल के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ जाती है। वो निशा के लिप पे किसकर शरारत भरे लहजे में उसके कानों के पास जाके धीरे से बोलता है, डोंट वरी बीवी, मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ तुम्हें स्पंज बाथ दूंगा, मैं नहीं चाहता मेरे अलावा कोई भी तुम्हें देखे, वो फिर हमारी मैग्स ही क्यों ना हो। कुणाल के ऐसे बोलने से निशा शर्म से पानी पानी हो जाती है। वही कुणाल निशा को ऐसे देख मुस्कुरा देता है, उसे हमेशा निशा पर खुद का और खुद की बातों का असर होते देख उसे बहुत अच्छा लगता है। वो फिर बाथरूम में जाकर निशा के लिए गर्म पानी लेकर आता है और उसे स्पंज बाथ देता है। निशा भी उसे मना नहीं कर पाती। कुणाल निशा को स्पंज बाथ देने के बाद एक मेड से कहकर निशा के लिए खाने के लिए कुछ मंगवाता है और उसे वो खिलाकर मेडिसिन दे देता है और उसे आराम करने का बोल जाने लगता है। निशा उसे रोकते हुए बोलती है, तुम भी कुछ खा लो और ये आकर सो जाओ, मुझे पता है तुमने भी ठीक से आराम नहीं किया होगा। कुणाल निशा के ऐसे बोलने से मुस्कुरा देता है और बोलता है, ठीक है मैं कुछ खा लूंगा, लेकिन ऑफिस का कुछ काम है वो खत्म कर फिर रेस्ट करूंगा। इस बार निशा भी कुछ नहीं बोलती है, हाँ में सिर हिला देती है। कुणाल बेडरूम से बाहर आकर एक मेड उसके लिए कुछ खाने का स्टडी रूम में लाने का बोल स्टी रूम में चला जाता है और अपना काम करने लगता है। निशा हॉस्पिटल में थी, इस वजह से कुणाल ने 2 दिन कुछ भी काम नहीं किया था और उसे जिसने उसकी प्रोजेक्ट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसने लीक की वो भी ढूंढना था। कुणाल अपने काम में बिजी हो जाता है। एक मेड उसके लिए खाना लेकर आती है और खाना वहां के टेबल पर रख जन से पहले बोलती है, सर वो मिस्टर मित्तल और छोटी मिस आई है। हमने उन्हें गेस्ट रूम साफ करके दे दिया है, लेकिन मिस्टर मित्तल आपसे मिलना चाहते हैं। उस मेड के इतना बोलने से कुणाल बिना उसकी तरफ देख बोलता है, उसे स्टडी रूम में भेजो। वो मेड भी हमें सिर हिलाकर चली जाती है। थोड़ी देर में अभिनव वहां आ जाता है, वो बिना नॉक किए अंदर आता है। कुणाल के ऑफिस में भी अभिनव विकास और अमित को छोड़कर कोई भी बिना नॉक किए उसके केबिन में नहीं जा सकता था। अभिनव वहां पर सोफे पे बैठ जाता है। फिर कुणाल की तरफ देख सीरियस होकर बोलता है, मैंने वो एक्सीडेंट के पहले का वीडियो देखा है। ये कार्स दिखने में और उनकी नंबर प्लेट भी तुम्हारे राइवल के जैसे ही है, लेकिन एक सवाल है कि अगर उन्हें निशु और तेरे रिलेशन के बारे पता भी होता तो वो सीधे ऐसे उस पर हमला नहीं करते और ऐसे अपनी गाड़ियों का शो ऑफ नहीं करते। कुणाल अभिनव की बात ध्यान से सुन रहा था, वो अपना काम बाजू में रख कुणाल की तरफ देख कड़क लहजे में बोलता है, मैंने ये सारा मामला इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा है, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन पता चल जाएगा ये कौन है जिसे हमारे रिश्ते के बारे में पता है और वो निशा के पीछे क्यों पड़ा है। कुणाल की बात सुन अभिनव वहां से उठते हुए बोलता है, ठीक है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे काम है और तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, तुमने 2 दिन से आराम नहीं किया है। कुणाल अभिनव की बात को इग्नोर कर अपना काम करने लगता है। तो अभिनव अपना सिर हिलाते हुए बड़बड़ाते हुए जाता है, इसको समझना मतलब अपना सिर पत्थर पर मारने जैसा है। कुणाल ने उसकी बात सुन ली थी, वो अपने हाथ में जो पेपर थे उन्हें देखत हुए ही बोलता है, तो तुम्हें किसी ने समझाने के लिए नहीं कहा था। अभिनव जाते जाते रुक जाता है और पीछे मुड़ है तो कुणाल अपना काम कर रहा था। उसे ऐसे देख स्टडी रूम से बाहर जाते हुए मन में सोचता है, जहां बोलना चाहिए वहां इग्नोर करता है और जहां चुप रहना चाहिए वहां बोलता। पता नहीं किस मुहूर्त पर इससे फ्रेंडशिप की थी। ऐसे ही सोचते हुए वो स्टडी रूम से बाहर आकर वहां से जाने लगता है। तभी उसका ध्यान न होने की वजह से किसी से टकरा जाता है।
जिसे वो टकराया था वो नीचे ना गिर जाए इसलिए उसे कमर से पकड़ अपनी तरफ खींचता है और उसे देखता है तो वो कीर्ति थी। उसे देख अभिनव के चेहरे पे एक नॉटी स्माइल आ जाती है। कीर्ति ने नीचे गिरने की डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। अभिनव उसके कान के पास जाकर उसके ईयरलोब को चूमकर धीरे से बोलता है, लगता है कोई मेरी बाहों में आने के लिए बहुत डेस्परेट है। अभिनव की आवाज सुन कीर्ति अपनी आंखें खोल उसे देखती है तो अभिनव के चेहरे पर एक नॉटी स्माइल दी। कीर्ति उससे दूर होने की कोशिश करते हुए कहती है, कौन आपके पास आने की कोशिश कर रहा है? मैं तो भाभी के पास जा रही थी। लेकिन उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। अभिनव उसे और छेड़ते हुए बोलता है, लेकिन उस दिन तो तुमने कहा था तुम मेरी बाहों में ऐसे ही रहना चाहती हो और अब मुझसे दूर जाने की सोच रही हो। अभिनव की ऐसी बातें और उस दिन का जिक्र सुन कीर्ति और भी लाल हो जाती है और उसे वो दिन याद आता है जिस दिन अभिनव ने उसे प्रपोज किया था, जिस वजह से उसका पूरा चेहरा और लाल हो जाता है। फ्लैशबैक। कीर्ति को प्रपोज करने के बाद अभिनव और कीर्ति डिनर करते हैं। आज दोनों भी बहुत खुश थे। अभिनव डिनर होने के बाद खुद के मोबाइल में एक सॉन्ग प्ले करता है और कीर्ति के आगे आकर अपन हाथ बढ़ाकर उसे प्यार से पूछता है, मे आई डांस विद दिस ब्यूटीफुल लेडी। अभिनव के ऐसे पूछने से कीर्ति के चेहरे पर मुस्कान आती है और वो अपना हाथ अभिनव के हाथ में रख देती है। अभिनव उसका हाथ पकड़ उसे चेयर से उठाकर अपनी बाहों में लेता है और मोबाइल पर लगे सॉन्ग पर डांस करने लगता है। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे की आंखों में देखे डांस कर रहे थे। फिर अभिनव डांस करते हुए कीर्ति को गोल घुमाया है और फिर उसे पीछे से अपनी बाहों में लिए उसके शोल्डर पर किस कर देता है। अभिनव के ऐसे करने से कीर्ति सिहर उठती है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। अभिनव धीरे धीरे उसे उसकी गर्दन पे वेट किसेस दिए जा रहा था। अभिनव के ऐसे स्वीट टॉर्चर के वजह से कीर्ति के मुंह से अभी निकल जाता है। अभिनव को बहुत कम लोग अभी बुलाते हैं और कीर्ति के मुंह से अभी उसको इतना अच्छा लगता है कि वो अपनी मदहोशी में उसे बोलता है, एक और बार कहो। कीर्ति ना समझी में ही बोलती है, क्या? तो अभिनव उसके कान पर किस करते हुए बोलता है, मेरा नाम जैसे तुमने अभी लिया था बहुत अच्छा लगा इसीलिए एक और बार कहो। मुझे मेरा नाम तुम्हारे मुंह से सुनना है, तुम कभी मेरा नाम नहीं लेती। कीर्ति अभिनव की बात सुन उसकी तरफ मुड़ती है और उसके चेहरे अपनी दोनों हाथों में भरते हुए प्यार से उसका नाम लेती है, अभी। अभिनव फिर एक बार कीर्ति की मुंह से अपना नाम सुन अभिनव कीर्ति के होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगता है। अभिनव के ऐसे अचानक किस करने से कीर्ति हड़बड़ा जाती है लेकिन फिर धीरे खुद भी अभिनव का किस में साथ देने लगती है। अभिनव कीर्ति के लिप्स को सक करता है, लीक करता है, स्मूच करता है और कीर्ति बस अभिनव जैसा कर रहा है वैसे ही करने की कोशिश करती है। उन दोनों की किस वक्त के साथ वाइल्ड और पैशनेट होती जा रही थी। अभिनव कीर्ति को किस करते हुए उसके पूरे शरीर को सहला रहा था जिसे कीर्ति अपन होश खोने लगी थी। अभिनव कीर्ति के लिप्स पर बाइट करता है जिसे कीर्ति की आह निकलती है और अभिनव इस मौके का फायदा उठाकर उसके मुंह के अंदर अपनी टंग डालता है। लगभग 20 मिनट तक किस करने के बाद कीर्ति की सांस फूलने लगती है जिस वजह से वो अभिनव के चेस्ट मारने लगती है और उसे दूर धकेलती है जिसे अभिनव कीर्ति के होठों को छोड़ देता है और दोनों जोर जोर से सांसें लेने लगते हैं। अभिनव कीर्ति को अपनी बाहों में उठा लेता है। कीर्ति अभी भी अपनी सांसों के कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। अभिनव के ऐसे उठाने से वो उसे देखने लगती है तो अभिनव उसे बोलता है, मैंने यह एक बीच हाउस रेंट पे लिया है, हम वहीं जा रहे हैं। अभिनव के ऐसे बोलने से कीर्ति कुछ नहीं बोलती और अभिनव उसे बीच हाउस में लेके आता है। उस घर बहुत अच्छे से सजाया था। जब कीर्ति घर को देखती है तो उसका डेकोरेशन देख खुश हो जाती है। अभिनव कीर्ति के चेहरे की स्माइल देख खुद भी मुस्कुरा देता है और कीर्ति के कानों के पास जाकर उसे सर्द भरी आवाज में बोलता है, पसंद आया तुम्हें? कीर्ति घर को देखते हुए ही बोलती है, बहुत बहुत खूबसूरत है। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तो अभिनव उसके साथ फ्लर्ट करते हुए बोलता है, तुमसे खूबसूरत नहीं।
विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अभिनव के ऐसे बोलने से कीर्ति शर्मा जाती है, लेकिन झट से कुछ याद आया हो वैसे अभिनव की तरफ देख बोलती है, जहाँ तक मुझे पता है आपको बिजनेस के अलावा कोई बातें करनी नहीं आती, तो आपने फ्लर्ट करना कहाँ से सीखा? मुझसे पहले आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी? कीर्ति की आवाज में साफ साफ जेलेसी सुनाई दे रही थी। अभिनव उसके मजे लेते हुए बोलता है, अगर होगी तो भी अच्छा ही है ना, तुम्हें एक्सपीरियंस्ड बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। अभिनव के ऐसे बोलने से कीर्ति अब गुस्से में आ जाती है, लेकिन उसे कुछ बोलती नहीं और मायूस होकर खुद से अपनी क्यूट आवाज में बोलती है, मैं इनको इतने सालों से प्यार करती आई हूँ, जिस वजह से मैंने किसी लड़के की तरफ देखा तक नहीं, और ये है कि न जाने कितनी लड़कियों को डेट कर चुके होंगे। इनको किस भी कितनी अच्छी से करनी आती है, जैसे कितनी बार की हो। कीर्ति अपने में ही बड़बड़ाती जा रही थी और अभिनव उसकी बातें सुन मुस्कुरा रहा था। कीर्ति को तो ये भी याद नहीं था कि वो अभिनव के बाहों में है और अभिनव उसकी सारी बातें सुन रहा है। अभिनव कीर्ति को बेडरूम में लेकर आता है और उसे धीरे से बेड पर लिटाता है। कीर्ति अब भी अपनी ही सोच में थी। अभिनव कीर्ति के लिप्स से एक बार फिर किस करने लगता है। अभिनव को कीर्ति इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी और उसके बातें करते हुए हिलते होठों को देख वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और कीर्ति को किस करता है। अभिनव के किस की वजह से कीर्ति अपने सेंस में आती है और जैसे ही उसे अभिनव की किस का आभास होता है, वो उसे जोर से खुद से दूर धकेलती है। अभिनव इसके लिए तैयार नहीं था और वो कीर्ति से थोड़ा दूर हो जाता है। कीर्ति के ऐसे धक्का देने से अभिनव उसे कंफ्यूज होकर देखने लगता है, तो कीर्ति उसे थोड़ा गुस्से से पूछती है, सच सच बताए आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी मुझसे पहले? अभिनव कीर्ति की बात सुन मुस्कुरा देता है और उसे मुस्कुराते हुए देख कीर्ति को और गुस्सा आने लगता है। कीर्ति को गुस्से में देख अभिनव अपनी हंसी को कंट्रोल कर कीर्ति को अपनी बाहों में खींच लेता है और उसे प्यार से बोलता है, तुम सच में जानना चाहती हो मेरी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी? उसके ऐसे पूछने से कीर्ति हाँ में सिर हिला देती है, तो अभिनव बोलता है, एक भी नहीं थी, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। जिस तरह से तुम किसी और लड़के को नहीं देखती थी, वैसे ही मैंने भी कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। अभिनव के इतना बोलने से ही कीर्ति के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। अभिनव फिर से कीर्ति से पास आकर उसे होठों को चूमने लगता है। वो दोनों अपनी किस में खो जाते हैं। जब कीर्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है, तो अभिनव उसके होठों को छोड़ देता है और उसके गर्दन पे किस करते हुए बाइट भी करने लगता है। अभिनव के बाइट करने से कीर्ति के मुंह से आह निकल जाती है और वो अपनी मदहोशी भरी आवाज में अभिनव का नाम लेती है, अभी। कीर्ति के ऐसे कहने से अभिनव उसके ईयरलोब को चूमते हुए बोलता है, बोलो जान। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या तुम चाहती हो मैं यही रुकूं या फिर आगे कंटिन्यू करूं? मैं रुकना तो नहीं चाहता, लेकिन खुद को तुम पर फोर्स भी नहीं करना चाहता। अभिनव इतना बोल कीर्ति की आंखों में देखने लगता है। कीर्ति उसके सवाल का जवाब देने की जगह उसे किस करना शुरू करती है। कीर्ति के ऐसे करने से अभिनव खुश होता है और उसको किस करने लगता है। किस करते हुए ही अभिनव कीर्ति के और खुद के एक एक कर सारे कपड़े निकाल फेंक देता है। अभिनव अब कीर्ति के होठों को छोड़ उसे सब जगह किस कर रहा था, जिसे कीर्ति के शरीर में अजीब से एहसास उमड़ रहे थे। उसे अभिनव का ऐसे छूना अच्छा लग रहा था। अब वो अभिनव का पूरी तरह से साथ दे रही थी। अभिनव और कीर्ति एक दूसरे के प्यार में डूब गए थे। अभिनव लगभग 2 घंटे बाद कीर्ति को छोड़ बोलता है, हम आगे नहीं बढ़ सकते, आगे का सब कुछ शादी के बाद ही होगा, और मैं जल्द ही हमारे शादी की बात मॉम डैड से करूंगा। अभिनव के ऐसे बोलने से कीर्ति शर्मा कर उसकी बाहों में छुप जाती है। कीर्ति का ऐसा क्यूट बिहेवियर अभिनव को उसे और प्यार करने और प्रोटेक्ट करने का एहसास दिला रहा था। अभिनव कीर्ति को छेड़ने के लिए शरारत भरे लहजे में बोलता है, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? हम आगे नहीं बढ़े, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ नहीं देखा, अब तो मैंने सब कुछ देख लिया है। अभिनव की ऐसी बातें सुन कीर्ति की आंखें बड़ी हो जाती है और वो हकलाते हुए अभिनव से बोलती है, अभी। आप
आप पहले तो ऐसे किसी से बातें नहीं करते थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आप बहुत बेशर्म हो। कीर्ति के ऐसे बोलने से अभिनव उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, वो क्या है ना जान, पहले तुम नहीं थी ना इतने करीब मेरे, और मैं ऐसा सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ और किसी के लिए नहीं। अभिनव मित्तल की ये साइड सिर्फ उसकी जान के लिए है और किसी के लिए नहीं। अभिनव की ऐसी बातें सुन कीर्ति अपना सिर हिला देती है। अभिनव दोनों को ब्लैंकेट से कवर करता है तो कीर्ति बोलती है, कुछ पहनने तो दीजिए। तो अभिनव बोलता है, इसकी जरूरत नहीं, तुम ऐसे ही मेरी बाहों में सो जाओ, मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। फ्लैश बैक एंड। कीर्ति ये सब सोच शर्मा जाती है तो अभिनव उसके अपने और करीब खींचते हुए बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम आज रात मेरे साथ रहो। मैं अपनी जान के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। अभी मुझे बहुत जरूरी काम से ऑफिस जाना है, नहीं तो तुम्हें छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं। कीर्ति अभिनव की बातें सुन बोलती है, अभी आप शायद भूल रहे हैं, हम ये भाभी के लिए आए हैं। कीर्ति के ऐसे बोलने से अभिनव बोलता है, मैं जानता हूँ, मैं उससे मिलकर भी आया हूँ, वो आराम कर रही है, और वैसे भी तुम दिन भर उसका ख्याल रखना, रात को तुम्हारा भाई रहेगा ना निशु के पास, तब तो मैं अपनी जान के साथ रोमांस कर सकता हूँ, है ना? डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अभिनव की शरारत भरी बातें सुन कीर्ति तो आगे कुछ बोल ही नहीं पाती। वो अभिनव को खुद से दूर करते हुए बोलती ही, आप जाए ऑफिस में भाभी के पास जा रही हूँ। कीर्ति के ऐसे खुद से दूर करने से अभिनव फिर उसे अपनी बाहों में लेता है और उसके माथे पे और लिप्स पर किस कर उसे अपना और निशा ख्याल रखने का बोल चला जाता है। कीर्ति भी निशा के पास चली जाती है। कीर्ति और अभिनव का प्यार ऐसे ही बढ़ता रहेगा या कोई नई मुसीबत आएगी? निशा पे किसने हमला किया, क्या कुणाल पता लगा पाएगा? और क्या वजह ही निशा को बचपन में इंडिया से बाहर भेजने की? निशा अपने रूम में आराम कर रही थी, शाम का वक्त था। आज कुणाल ऑफिस नहीं गया था। कुणाल निशा को चेक करने के लिए बेडरूम में आता है तो देखता है निशा और कीर्ति बातें कर रही थी और कीर्ति निशा फ्रूट्स कट कर खिला रही थी। कीर्ति निशा से बोलती है, भाभी आप भी ना बच्चों की तरह फ्रूट्स खाने के लिए नखरे करती है। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो मैं भाई को बुला लूंगी यहाँ। कीर्ति के ऐसे धमकाने से निशा मुंह बनाते हुए बोलती, फ्रूट्स खाने पसंद नहीं तो नहीं है, और अपने भाई के नाम से धमकाने की जरूरत नहीं, मैं नहीं डरती तुम्हारे भाई से। निशा की बात पे कीर्ति कुछ बोलती इससे पहले डोर के पास से एक कड़क आवाज आती है, कौन किससे नहीं डरता? निशा और कीर्ति उधर देखती है तो वहां कुणाल खड़ा था। कीर्ति कुणाल को देख बोलती है, वो भाई भाभी बोल रही थी। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कीर्ति आगे कुछ बोलती इससे पहले निशा बीच में बोलती है, कुछ नहीं। डॉट डॉट हम तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। और बात बदलते हुए आगे बोलती है, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी तो मीटिंग थी ना? कुणाल निशा बातों को इग्नोर कर बोलता है, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? कहीं दर्द नहीं है ना? कुणाल के ऐसे पूछने से निशा मुंह बनाते हुए बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे ज्यादा दर्द नहीं है, और आप सब लोग मुझे ऐसे पेशेंट की तरह ट्रीट मत करो, नहीं तो मैं और बीमार हो जाऊंगी। निशा की बात पर कुणाल निशा की नाक खींचते हुए बोलता है, तुम पेशेंट हो इसीलिए सब तुम्हें पेशेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और ज्यादा नौटंकी मत करो और फ्रूट्स खाकर मेडिसिन लो, पेनकिलर की वजह से तुम्हें दर्द महसूस नहीं हो रहा, तुम ऐसे ही नखरे करती रही तो जल्दी ठीक नहीं हो पाओगी। कुणाल के नाक खींचने से निशा अपने नाक को सहलाते हुए बोलती है, दर्द होता है, तुम क्यों मेरी नाक खींच रहे हो? निशा और कुणाल को ऐसे नोकझोंक करते देख कीर्ति मुस्कुरा रही थी। उसने अपने भाई का ये साइड कभी नहीं देखा था। कुणाल कीर्ति की तरफ देख बोलता है, इसे मेडिसिन देकर आराम करने देना, मेरी एक मीटिंग है, मैं वो खत्म कर इसे चेक करने आऊंगा। कीर्ति हमें सिर हिला देती है तो कुणाल वहां से चला जाता है। कीर्ति भी निशा को मेडिसिन देकर रेस्ट करने का बोल अपनी रूम में चली जाती है। रात को डिनर के टाइम कुणाल निशा को रूम में ही डिनर के लिए बोल रहा था, लेकिन निशा रूम में बैठ बोर हो गई थी, इसीलिए वो बाहर सबके साथ डिनर करना चाहती थी।
निशा के जिद के आगे कुणाल कुछ कर नहीं पाता और उसे डाइनिंग एरिया में लेकर आता है। कीर्ति और अभिनव पहले ही वहां थे। कुणाल निशा को एक चेयर पे बिठाकर खुद उसके बाजू बैठ जाता है। सब डिनर करना शुरू करते हैं। कुणाल निशा को खुद के हाथों से खिला रहा था, जिसे देख अभिनव शरारत से बोलता है, कुणाल सच तुम्हें निशु पूरा बदल दिया है। जो इंसान बिजनेस के अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकता वो आज अपनी बीवी की इतनी केयर कर रहा है। अभिनव के ऐसे बोलने से कुणाल निशा को खाना खिलाते हुए बोलता है, मैं ये साइड सिर्फ मेरी बीवी के लिए है, बिकियों के लिए तो मैं अब भी वही कुणाल रघुवंशी हूँ। और वैसे भी तुम भी तो बदल चुके हो, मेरी बहन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मेरे घर आके रुके हो बिना इनविटेशन के। इससे अच्छा तो घर वालों से शादी के लिए बात करते। कुणाल और अभिनव की बात सुन निशा और कीर्ति को बहुत हंसी आती है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती है। अभिनव कुणाल की बात सुन मुंह बनाते हुए बोलता है, करने ही वाला था लेकिन निशु के साथ ये हादसा हो गया, इसलिए अभी कुछ दिन मैं इस बारे नहीं सोचना चाहता, तब तक हम दोनों डेट कर लेंगे। वैसे भी तुम्हें मेरी बहन को डेट करने का तक मौका नहीं मिला। कुणाल और अभिनव किसी छोटे बच्चे की तरह लड़ रहे थे। निशा और कीर्ति उन दोनों की लड़ाई को एंजॉय कर रही थी। कुणाल निशा को डिनर करवाकर खुद भी डिनर कर लेता है, फिर सब अपने अपने बेडरूम में चले जाते हैं। अभिनव कीर्ति को अपने साथ रूम में ले जाता है। कीर्ति बहुत माना करती है, लेकिन अभिनव उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे अपने साथ कमरे ले जाता है। कीर्ति अभिनव से बोलती है, आप ये क्या कर रहे हैं, ये भाई का विला है, अगर उन्होंने हमें ऐसे देखा तो क्या सोचेंगे। अभिनव कीर्ति को बेड पे लिटाते हुए बोलता है, कुछ नहीं सोचेंगे और तुम भी कुछ मत सोचो। इतना बोल अभिनव कीर्ति के माथे पे किस कर फिर उसकी आंखों पे फिर दोनों गाल पर किस करता है। जब उसकी नजर कीर्ति के थरथराते होठों पे जाती है तो वो उन्हें अपने अंगूठे से छलते हुए बोलता है, अब मैं ज्यादा दिन तुमसे दूर नहीं रह सकता, निशु के ठीक होते ही मैं हमारे बारे में घर में बात करूंगा। कीर्ति अभिनव के उसके होठों को सहलाने से मदहोश होती जा रही थी। वो अभिनव की बात सुन बोलती है, लेकिन मुझे तो पहले आपको डेट करना है, फिर हम शादी करेंगे। अभिनव झट से कीर्ति ऊपर आकर कहता है, हम शादी के बाद भी डेट कर सकते हैं, लेकिन तुम मुझे हर रोज मेरी बाहों में चाहिए। इतने सालों से वेट किया है, लेकिन अब नहीं, अब हम जल्द से जल्द शादी करेंगे। इतना बोल कीर्ति को बिना कोई मौका दिए उसके होठों को अपने होठों के गिरफ्त में लेकर किस करने लगता है। कीर्ति भी उसे किस किए जा रही थी। अभिनव कीर्ति को किस करते हुए उसके होठों को बाइट कर रहा था, सक कर रहा था, लिक कर रहा था। अभिनव को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो कीर्ति के होठों का पूरा रस पीना चाहता हो। पहले तो सॉफ्टली किस करते हुए उनकी किस पैशनेट होती जा रही थी। कीर्ति भी अभिनव का पूरा साथ दे रही थी। थोड़ी देर में अभिनव कीर्ति के होठों को छोड़ उसके गर्दन पे आता है और उस वहां बाइट करता है। जब कीर्ति की आह निकलती है तो अभिनव उसी जगह लीक करने लगता है जिस कीर्ति को पेन ना हो। थोड़ी देर किस करने के बाद अभिनव कीर्ति को अपनी बाहों में भरकर बैठ जाते हैं। वो कीर्ति को बालों को सहलाते हुए प्यार से बोलता है, जब तक हम यहाँ हैं तब तक तुम मेरे साथ रहोगी और अपने भाई से डरने की जरूरत नहीं, उसे मैं संभाल लूंगा, वो कुछ नहीं कहेगा। अभिनव के बाहों में कीर्ति को एक सुकून का एहसास हो रहा था, उसे अभिनव की बाहों में सेफ फील हो रहा था। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। इधर कुणाल के बेडरूम में कुणाल निशा को बेड पे लिटा देता है और बोलता है, तुम अब सो जाओ, मुझे एक मीटिंग है, वीडियो कॉल पे मैं वो खत्म करके आता हूँ। इतना बोल वो निशा के माथे पे किस कर देता है। तो निशा बोलती है, मैं दिन भर सोई हूँ, अभी नहीं, मैं थोड़ी देर मेरा मोबाइल देखूंगी फिर सो जाऊंगी। कुणाल भी ज्यादा फोर्स नहीं करता, सिर्फ इतना बोलता है, ज्यादा देर तक नहीं देखना, जल्दी सो जाना। तो निशा हाँ में सिर हिला देती है। कुणाल वहां से अपने स्टडी रूम में चला जाता है। निशा अपने सोशल मीडिया अकाउंट ओपन कर स्क्रॉल कर रही थी।
उसे अपने लंदन के बहुत दोस्तों में मैसेज किया था लेकिन वो किसी को कोई रिप्लाई नहीं देती। तभी उसे एक मैसेज आता है किसी अनजान नंबर से। निशा पहले तो इग्नोर करना चाहती थी लेकिन फिर उसे लगा कायू ने या फिर आरव ने कोई प्रैंक किया हो, क्योंकि वो लंदन में हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसा करते थे। यही सोच वो मैसेज ओपन करती है। जैसे ही वो मैसेज देखती है अपना फोन दूर फेंक देती है। निशा का हाथ कांप रहे थे, वो बहुत डरी हुई लग रही थी। निशा बेड से उठती है और सीधे स्टडी रूम में चली जाती है। कुणाल अब भी मीटिंग में था। निशा सीधा जाके कुणाल के गोदी में बैठ उससे लिपट जाती है। निशा के ऐसे अचानक आके हग करने से कुणाल थोड़ी देर के लिए शॉक होता है। उसके लैपटॉप की स्क्रीन अब भी चालू थी। जो उसके साथ मीटिंग कर रहे थे वो भी ऐसे किसी लड़की को बीच मीटिंग में आके कुणाल के गले लगे देख हैरान रह जाते हैं। सबको पता था कुणाल को काम के बीच डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं। कुणाल अपने इमोशंस को संभाल अमित को ऑर्डर देता है, मीटिंग आगे तुम कंटिन्यू करो। इतना बोल वो अपन लैपटॉप बंद करता है। उधर कुणाल के कंपनी के सारे डायरेक्टर्स हेयर होल्डर जो कि मीटिंग में थे वो हैरान रह जाते हैं। कुणाल ने आज तक कोई मीटिंग ऐसे अधूरी छोड़कर नहीं गया था। सब अमित की तरफ देख पूछने लगते हैं, मिस्टर अमित क्या वो हमारी लेडी बॉस थी? सबको पता था कुणाल की शादी हो गई है लेकिन किसके साथ किसी को पता नहीं था। अभी जब निशा कुणाल के पास आई थी तब उसकी पिट लैपटॉप की तरफ थी, जिस वजह से किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। सब क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि उनकी लेडी बॉस कौन है। सब अमित से पूछने लगते हैं, बताइए ना मिस्टर अमित क्या वो सच में हमारी लेडी बॉस थी? कौन है हमारी लेडी बॉस? अमित उन सबके सवाल सुन सिर्फ इतना बोलता है, हाँ वो हमारी लेडी बॉस है लेकिन वो कौन है ये नहीं बता सकता। अमित की बात सुन सब थोड़ा अपसेट होते हैं कि उन्हें उनकी लेडी बॉस चेहरा देखने को नहीं मिला। अमित सबसे कड़क लहजे में बोलता है, चलो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। फिर सब मीटिंग करते हैं। इधर कुणाल को एहसास होता है कि निशा उसकी बाहों में कांप रही है। कुणाल उसे बिना कुछ बोले उसकी पिठ सहला रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि निशा ऐसे क्यों कांप रही है। कुणाल निशा को खुद से थोड़ा दूर कर उसका चेहरा देखने की कोशिश करता है लेकिन निशा उसे और कसकर पकड़ती है। कुणाल फिर कुछ नहीं करता और निशा को अपनी बाहों में रहने देता है। निशा थोड़ी देर में शांत हो जाती है तो कुणाल धीरे से उसे खुद से थोड़ा दूर कर उसका चेहरा अपने हाथों में लेता है। निशा के गालों पर आंसू थे जिसे देख कुणाल परेशान होता है और बोलता है, क्या हुआ तुम तो क्यों रही हो? कुणाल के इतना पूछते ही निशा फिर से उसके गले लग बोलती है, तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मेरे पास ऐसे ही रहो। निशा के ऐसे बोलने से कुणाल निशा के बालों में हाथ फेरते हुए बोलता है, बीवी मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद कुणाल निशा से पूछता है, चलो बताओ अब क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही थी? कुणाल के ऐसे पूछने से निशा फिर से कांपते हुए बोलती है, वो डॉल, वो खून, मैसेज। इतना बोल वो फिर से कुणाल के गले लग जाती है। कुणाल को कुछ समझ नहीं आता कि निशा क्या बोल रही है। वो निशा को आगे कुछ नहीं पूछता और उसे ऐसे ही बाहों में लिए बैठता है। निशा भी कुणाल की बाहों में उसे टाइट हग किए बैठी थी। कुणाल निशा को बाहों में लिए बेडरूम में जाने के लिए उठता है तो निशा पैनिक करते हुए बोलती है, नहीं थी, रुको, कहीं नहीं जाना, यही रुको। निशा को ऐसे घबराते और पैनिक करते देख कुणाल को अब उसकी टेंशन होने लगी थी कि उसे क्या हुआ है। निशा इतनी डर गई थी कि उसे ये तक पता नहीं चल रहा था उसका एक हाथ पूरी तरह इंजर्ड है और उसके एक साइड चेस्ट भी इंजर्ड है। कुणाल निशा को अपनी बाहों में अच्छे लेते हुए उसके इंजर्ड हाथ कोई तकलीफ ना हो ऐसे रखता है। वो दोनों बिना कुछ बोले उसी चेयर में बैठे रहते हैं। कुणाल के निशा बालों में हाथ फेरने से निशा उसकी बाहों में सो जाती है। जब कुणाल को लगता है कि निशा अब सो गई है तो वो धीरे से चेयर से उठकर बेडरूम में निशा को ले जाता है। कुणाल निशा को बेड पे अच्छे से लेटा देता है और उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है और वहां से बाथरूम में जाने लगता है तो उसे निशा जमीन पर पड़ा फोन दिखाता है। उसे याद आता है कि निशा कोई मैसेज बोल रही थी।
वो निशा का फोन जमीन से उठता है और उसे ओपन करता है तो निशा के फोन का मैसेज बॉक्स ओपन था। कुणाल जब मैसेज देखता है तो उसकी भौहें तन जाती है। वो गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। क्या था उस मैसेज में ऐसा जिसे देख निशा इतना डर गई और कुणाल को इतना गुस्सा आया?